तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? जैसे सपोज करिए मैंने टॉपिक है हमारा टुडे सब टॉपिक इज बॉन्ड एंगल विच बिलोंग टू द टॉपिक बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड एंगल में मैं वाटर की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। वाटर की स्ट्रक्चर मैंने बैंड की स्ट्रक्चर बनाई है। बैंड क्यों है? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी बना सकती थी, इस तरीके से भी बना सकती थी, लेकिन मैं प्रीफर इसको कर रही हूँ। एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर आएगी तो आप भी इसी स्ट्रक्चर को प्रीफर करेंगे। उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर का मतलब है अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर लोन पेयर्स भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। इन 2 लोन पेयर्स के प्रेजेंस होने की वजह से जो स्ट्रक्चर है वाटर की, जो हम ये मानते हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन हो जाता है। डिस्टोर्शन का मतलब है खिंचाव हो जाता है। खिंचाव से क्या मतलब है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है, इसको मैं दोनों को ऊपर ही रख लेती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये जो 2 लोन पेयर्स हैं, ये कोई और एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको ले लेगा, तो ये हमेशा दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे और बॉन्डिंग हमेशा नीचे की डायरेक्शन में है इसमें। तो क्या होता है, ये जस्ट अपोज होते हैं बॉन्डिंग से, ये जस्ट अपोज होते हैं और इनको कोई दूसरा एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो वाटर की स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है और थोड़ी बैंड हो जाती है, झुक जाती है। तो यही रीजन है कि आप वाटर की स्ट्रक्चर बैंड बनाएंगे, लीनियर स्ट्रक्चर उसकी आप नहीं बनाएंगे। ये लीनियर वाले आप नहीं बनाएंगे, एग्जाम में भी बैंड की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए, जो वाटर के बीच में बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री 8 मिनट का रह जाता है, जबकि जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है वो हमारा मीथेन से लिया गया है। वो मीथेन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो टेट्राहेड्रली होती है और इनके बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो हमने क्या माना है, विच इज द स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल। तो किसी भी एल्केन की शेप में ये जो सिंगल बॉन्डेड है उनमें क्या होता है, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, 120 डिग्री का है। लेकिन अगर उसमें डिस्टोर्शन होता है तो जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है और वो 120 डिग्री से केवल 104 डिग्री रह जाता है। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन बात मैंने आपको बताई। अभी बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन नहीं आई है, अभी केवल मैंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रक्चर ऐसी मैंने वाटर की क्यों बनाई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाटर की क्यों बनाई है ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। इसलिए बनाई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2 लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम बाय विच in the structure of water distortion takes place and the bond angle reduced 120 degree to 104 degree. Now अब क्या होता है कि what is the bond angle? Bond angle क्या है? It is defined the angle between the orbitals containing bonding electron pair around the central atom. तो ये क्या है कि ये हमारा एक एंगल होता है बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जो हमारा OH और 2 OH हैं, तो एंगल बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर विच होल्ड द सेंट्रल एटम एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसको हम किस में निकालते हैं, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, द SI यूनिट ऑफ बॉन्ड एंगल इज डिग्री। किसमें होती है SI यूनिट? डिग्री में होती है। और इसमें हम क्या और देख सकते हैं, बस एक नंबर में इतनी डेफिनेशन लिख दीजिए, इसकी स्ट्रक्चर बना दीजिए, कोई भी अमोनिया की बना सकते हैं आप। दूसरा एग्जांपल आप अमोनिया का ले सकते हैं NH3 का, जिसमें अमोनिया जो होती है वो इस तरीके से एक लोन पेयर के साथ होती है, जिससे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रली हो जाती है इस तरीके से बेटा।
ये लोन पेयर्स आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, ये 105 डिग्री हो जाता है। आपको पता ही है कि हमने स्टैंडर्ड माना है 120 डिग्री और ये 105 डिग्री हो गया क्योंकि एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता चला जाता है जैसे जैसे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही बॉन्ड एंगल ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ नहीं सकता। क्या बेटा बोलिए? बॉन्ड एंगल बढ़ नहीं सकता। एक सेकेंड। तो एक्चुअली बॉन्ड एंगल ने हमें किस के रिगार्डिंग, किस थ्योरी के रिगार्डिंग बताया, क्या बता रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता है कि किस तरीके से सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो जुड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स में, सब टॉपिक नंबर 3 वो आता है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो टोटल 5 सब टॉपिक्स है जिसमें हमारा सब टॉपिक नंबर 3 है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी का मीन्स एनर्जी भी है, जैसा आपको समझ में आए। डेफिनेशन क्या होगी बॉन्ड एंथैल्पी की? द एनर्जी विच यूज टू ब्रेक द मोल्स ऑफ एनी एटम। यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे हमारा H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें 2 H कनेक्टेड हैं, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लिया है कि सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से वो कनेक्टेड होंगे 2 हाइड्रोजन। अब हम दोनों हाइड्रोजन को ब्रेक करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो अलग करने के लिए एनर्जी तो पड़ेगी, जरूरत एनर्जी की नीड तो पड़ेगी। तो दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यूज टू ब्रेक द मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटम इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। अब हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम दे रहे हैं तो हमें लर्न करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है। अगर हम H2 को ब्रेक कर रहे हैं, सपोज करिए कि H2 से हम क्या बना रहे हैं, 2H पॉजिटिव बना रहे हैं, या हम H में इसे ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमें जो बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पर देनी होगी उसकी अमाउंट हम मान लेते हैं 435 किलो जूल। ठीक है, तो हमारी डेल्टा H हो गई किसकी, ये बॉन्ड एंथैल्पी। यानी कि इसका मतलब है कि जो एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी के लिए चाहिए H2 से H पे कन्वर्ट करने के लिए, वो 435 किलो जूल है। ठीक है, अगर हम बात करें कि O2 की क्या होगी, या हम बात करें कि हमारी N2 की क्या होगी, तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ता है वैसे ही हमारी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपैरिजन टू सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ठीक है ना, सिंगल से चाहिए, जैसे H2 से हमें 435 चाहिए, और अगर हमें O2 को ब्रेक करना पड़ जाए, है ना, ऑक्सीजन एटम्स में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट और बढ़ जाएगी। सपोज करिए वो 465 किलो जूल हो जाएगी, और अगर हमें N2 को ब्रेक करना पड़े तो वो और ज्यादा हो जाएगी, वो 500 समथिंग में पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी आपको 2-3 मॉलिक्यूल्स की याद करनी पड़ेगी कि कितनी होती है। तो आई थिंक ये आपको याद हो गई होगी। किलो जूल पर मोल आप देख सकते हैं इसको, है ना, 1 मोल को ब्रेक करने में। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे, पर्टिकुलर डेफिनेशन विद एग्जांपल, क्योंकि जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे आपको कैसे इसमें होंगे, डेफिनेशन के फॉर्म में आएंगे, यानी कि शॉर्ट नोट में आएंगे 1 या 1.5 मार्क्स में। तो इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट जो बॉन्ड पैरामीटर्स है हमारा, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर।
तो हम जो बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर की वो क्या है, बॉन्ड पैरामीटर, वो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो नेक्स्ट जो है यानी कि नंबर 4 हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। Bond order हम what is the definition of the bond order? Listen carefully. The number of bond between the covalent bonded atoms. यानी कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे हम बात करें कि तो नंबर ऑफ bonds present between the covalent bonded atom. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जैसे H2, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 1, तो बॉन्ड भी कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा 1 ही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं O2 की तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम इज 2, तो बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। और अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन एटम की यानी कि N2 की, तो N और N जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, मीन्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए 3, तो बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे, लर्न करेंगे डेफिनेशन विद देयर एग्जाम्पल। ठीक है, तो नंबर 5 जो है बॉन्ड पैरामीटर वो है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक एग्जाम्पल बनाती हूँ और उससे मैं आपको समझाती हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ बेंजीन का। बेंजीन में अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो बेंजीन के अंदर अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी मैं इसको दूसरी तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, ये फिक्स थोड़ी ना है कि डबल बॉन्ड यही होगा, डबल बॉन्ड तो वहां भी हो सकता है जहाँ सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ भी है, तो हर जगह हो सकता है। जहाँ सिंगल है वहाँ डबल हो जाएगा, जहाँ डबल है वहाँ सिंगल हो जाएगा। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे भी तो बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है। यानी कि एक ही स्ट्रक्चर को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर हम इस स्ट्रक्चर को ओवरऑल ऐसे भी बना देते हैं कि हर जगह डबल बॉन्ड है, डिलाइलोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये रेजोनेंस को शो करता है। लिसन केयरफुली, व्हेन द, इनको हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इनका दूसरा नाम है, इनको हम बोल सकते हैं कौन सी स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जबकि ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज द एक्चुअल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नाउ लिसन द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस। When the many canonical structures take their participation to make the actual structure, but actually these canonical structures are not the real structure, then this phenomena is known as the
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस, या हम इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। अगेन सुनिए, जब a lot of canonical structures, जब बहुत सारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर को बनाने में केवल अपना पार्टिसिपेशन देती है, योगदान देती है, बट एक्चुअली ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती है, तब हम इस फिनोमिना को कहते हैं रेजोनेंस, और जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को बनाने में केवल अपना योगदान दे रही है। किसी भी रेजोनेंस में जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बीच में हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं, और जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसको हम सी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, डीलोकलाइजेशन कर दिया है। एक्चुअली डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा एंड 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल होते हैं ना, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों हैं, आपको अच्छे से पता है। याद भी कर लीजिएगा कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें केवल सिग्मा होता है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड, और जो एक बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनता है, तो इसका मतलब 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट 1 सिग्मा बॉन्ड, so 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हियर। ओके, डबल बॉन्ड की हम बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन आपको यहाँ समझा रही हूँ और दोबारा भी बताऊंगी। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है, यानी कि 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि जस्ट डबल 2 सिग्मा और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होके एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसमें सर्कल कर देते हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स जो थी ये कैकुले की थी बेटा, ये जो थ्योरी ये कैकुले ने दी थी स्ट्रक्चर्स बेंजीन की, तो ये कैकुलेस ने हमें बताया कि बेंजीन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ तक, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, जैसे आप O3 का ले सकते हैं यहाँ पर, तो आप बना के देखेंगे बेटा O3 को। एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद से बनाएंगे, दैट इज द O3। O3 को आप खुद से बना के देखेंगे, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है।